हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ग्रेडअप मैं ग्रेडअप कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। तो क्लास स्टार्ट हो गया है, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। लाइव क्लास शुरू हो गया है, फटाफट जुड़ जाएंगे आप लोग और लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेडअप कॉम्पिटेटिव क्लास पर नए जुड़ेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। आज का ज़बरदस्त धमाका मिलेगा। 30 मास्ट क्वेश्चन जो NTPC पर टपकेगा, छापेगा और आपका मिलेगा। जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक ऑनलाइन क्लासेस को छोड़ेंगे नहीं, बाबा के पिटारा में बने रहेंगे। मस्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या बोलता है जी? शेयर कर देंगे दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे फटाफट और लाइक कर देंगे। और क्लास ख़त्म होने के बाद आप ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में आज का मस्ट सवाल कैसा लगा। ज़रूर बताएंगे आप लोग सभी को मिलकर। और हमारे यूट्यूब चैनल गड़ब कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर नए जोड़ेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या बोलता है, बने रहेंगे शुरू से अंत तक, बीच में कहीं जाएंगे नहीं। कलम कॉपी साथ में रखेंगे और नोट करते जाएंगे जी। मैं वही क्वेश्चन सेट जो बनाता हूँ, तैयार करता हूँ, जो आपका NTPC में टपकता है जी। मैं ऑफलाइन क्लासेज में जो डेली पढ़ाता हूँ वही आपको NTPC में टपकता है। मैं जो बच्चे को क्लास में डेली RNR करवाते हैं, रीड एंड रिवीजन, तो हमारे बच्चों ने क्लास में RNR करते हैं और NTPC में टपकता है जी, बिल्कुल। तो मैं वही पढ़ाता हूँ जो आपका एग्जाम में टपकता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या बोलता है, शुरू से अंत तक बने रहें, कहीं जाएं कहीं नहीं आप लोग। पहला सवाल क्या बोल रहा है, योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन था जी? ये सवाल पूछ रहा है आपसे, योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन था? तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था, आपको मालूम होगा। और योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जो प्रथम अध्यक्ष था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बिल्कुल याद रखें। लेकिन योजना आयोग को समाप्त करके जी, बिल्कुल याद रखें, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना हुई। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी, याद रखें। तो ये सवाल था, योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन था? तो मोंटेक सी आहूलिया जी, बिल्कुल। मोंटेक मोंटेक सी आहूलिया आहूवालिया मोंटेक सी आहूवालिया जो आपका लोकसभा सॉरी योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष था जी, बिल्कुल। ये थे योजना आयोग का अंतिम, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे जो लिखाया गया आपका सवाल, योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष, बिल्कुल इसको याद रखेंगे। अंतिम अध्यक्ष जो था उपाध्यक्ष, न कि अध्यक्ष। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग भाई, मिक्स प्रिंट हुआ लिखने में भी और बोलने में भी, थोड़ा सा गलत हुआ यहाँ पे, याद रखेंगे। फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूँ। योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष पूछेगा तो मोंटेक सी आहूवालिया जी, समझ गए आप लोग? समझ में आ गया होगा आप लोग को, समझ गए। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सी आहूवालिया जी, बिल्कुल इस तरह याद रखें। और योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी, बिल्कुल इस तरह याद रखें। योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष आपसे पूछे तो नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, इस तरह याद रखेंगे। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक है, बिल्कुल याद रखें। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक है, हमारे संविधान में उल्लेख नहीं किया गया जी, बिल्कुल याद रखें। इस तरह थोड़ा सा यहाँ पे बोलने में मिक्स प्रिंट हुआ तो आप लोग समझ जाएंगे, सुधार लेंगे, नोट कर लेंगे कॉपी में, बिल्कुल। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा अरविंद पनगड़िया जी, बिल्कुल याद रखें। और अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत, बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट, दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा सवाल क्या बोलता है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद कितना बोलता है? ये सवाल आपका है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जो मौलिक अधिकार में वर्णन किया गया है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद कितना बोलता है? तो अनुच्छेद याद रखें 17 जी, बिल्कुल याद रखें। अनुच्छेद 17 में आपका जो वर्णन किया गया, छुआछूत जिसको बोलते हैं, अस्पृश्यता का अंत बोलते हैं, अनुच्छेद 17। और गांधी जी का कौन सा अनुच्छेद को
छुआछूत कहा जाता है। गांधी जी का अनुच्छेद छुआछूत कहा जाता है अनुच्छेद 17 को। बिल्कुल इस तरह याद रखें, आपसे एग्जाम में पूछते रहता है। 18 अनुच्छेद बोलता है आपका उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या बोलता है? उपाधियों का अंत। जो आपको या पूछे भारत का जो भारत रत्न पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सभी पुरस्कार जो दिए जाते हैं भारत का, वो अनुच्छेद 18 के तहत बिल्कुल याद रखें। और अनुच्छेद 16 क्या बोलता है? लोक नियोजन। जी, यानी सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर दिया जाए। लोक नियोजन कहने का मतलब सभी को सरकारी नौकरियों में समान अवसर, अनुच्छेद 16 बोलता है। बिल्कुल याद रखें। और अनुच्छेद 15 क्या बोलता है? आपका धर्म, जाति, लिंग के भेदभाव पर आधार के धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव। जी बिल्कुल, ये अनुच्छेद बोलता है आपका 15। और 14 बोलता है आपका विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता का अधिकार यानी सभी के लिए समान कानून एक हो, ये अनुच्छेद बोलता है आपका 14। बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। जी, और मौलिक अधिकार में आपको राज्य की परिभाषा बोलता है अनुच्छेद 12। मौलिक अधिकार में बोलता है राज्य की परिभाषा कितना? अनुच्छेद 12। चलते हैं नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर सवाल पर। जी, इसी तरह बने रहेंगे शुरू से अंत तक, जो आपको एक्सप्लेन के साथ सवाल मिल रहा है। बिल्कुल एक सवाल पर कई सवाल बिल्कुल इस तरह पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में जरूर टपकेगा, छपेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक ऑनलाइन क्लासेस को छोड़ेंगे नहीं, बने रहेंगे शुरू से अंत तक। जी बिल्कुल। तीसरे सवाल, लोकसभा का प्रथम दलित स्पीकर कौन था? ये आपका सवाल है। लोकसभा का प्रथम दलित स्पीकर कौन था? तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट, और शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया, जो आपका ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको सुबह 7 बजे दिया जाता है। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक। और मैं एक सूचना देता हूँ, जो आपका ऑफलाइन क्लासेस ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस गो, आप ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। जो मिलेगा बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का स्पेशल बैच मिलेगा आपको 2 बजे से। बिल्कुल इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपका ज़बरदस्त धमाका मिलेगा, स्टडी से रसगुल्ले मिलेगा। जब तक तोड़े नहीं, जब तक ऑफलाइन क्लासेस को छोड़ेंगे नहीं, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस गो, जो आपका पंजाब नेशनल बैंक के सामने यानी अनिल फोटो स्टेट वाली गली से आपको मिलेगा। द्विवेदी पुस्तक भंडार के मकान में आप वहाँ पे आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज का तीसरा सवाल, लोकसभा का प्रथम दलित स्पीकर कौन था? ये सवाल है। तो आंसर होगा आपका जी.एम. बालयोगी। बिल्कुल याद रखें, जी.एम. बालयोगी। बिल्कुल याद रखें, जी.एम. बालयोगी आपका लोकसभा का प्रथम दलित स्पीकर। जी बिल्कुल याद रखें। और सबसे युवा स्पीकर पूछेगा तो जी.एम. बालयोगी। बिल्कुल लोकसभा का सबसे युवा स्पीकर पूछेगा, जी.एम. बालयोगी, जो बनाया गया था, ब्राह्मी लोकसभा का स्पीकर थे। इस तरह याद रखें। और अब क्या पूछेगा सवाल आपसे, याद रखें, बालयोगी पद पर रहते हुए मृत्यु प्राप्त करने वाले भी स्पीकर थे। जी पूछेगा सवाल, कौन ऐसे आपके लोकसभा का स्पीकर हुए जो पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई? तो जी.एम. बालयोगी। बढ़िया सवाल, मोस्ट है, याद रखेंगे। और पूछिए भारत का प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन था? पी.एम. संगमा। जी बिल्कुल है, 11वें लोकसभा के स्पीकर थे। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष पूछेगा तो आपका पी.एम. संगमा 11वीं लोकसभा के स्पीकर थे, 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। बिल्कुल। तो इस तरह याद रखें। और लोकसभा की प्रथम महिला मीरा कुमार। जी बिल्कुल। चलते नेक्स्ट चौथे नंबर सवाल पर, बने रहेंगे शुरू से अंत तक। लोकसभा का अध्यक्ष जो स्पीकर होता है उसका अनुच्छेद पूछेगा तो 93 में वर्णन किया गया है। लोकसभा का स्पीकर का जो सृजन किया गया वो अनुच्छेद कितना बोलता है? तो 93 बोलता है। जी बढ़िया सवाल, मोस्ट सवाल। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका चौथे नंबर सवाल पर। बने रहेंगे शुरू से अंत तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक क्लास को छोड़ेंगे नहीं। कलम और कॉपी साथ में रखें, नोट करते जाएंगे। चौथे सवाल, संघाई हिरन किस अभयारण्य में पाया जाता है? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी बिल्कुल, मोस्ट बढ़िया सवाल। कीबुल लमजाओ, आंसर होगा कीबुल लमजाओ मिलता है। कीबुल लमजाओ में आपका जो संघाई हिरन अभयारण्य पाया जाता है, जो मणिपुर में है। जी बिल्कुल याद रखें। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लमजाओ, जो मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील पूछा है, मणिपुर में। जी बिल्कुल याद रखें। इस तरह जब तक तोड़ेंगे, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलते नेक्स्ट 5वें नंबर सवाल पर। बने रहेंगे शुरू से अंत तक, सभी मोस्ट सवाल बनाया गया। 5वां सवाल क्या बोलता है, संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था? ये आपका सवाल बोल रहा है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। और अभी तक जो लाइक नहीं किए, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट हो गया। और हमारा गढ़ कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो नए जुड़े और सब्सक्राइब कर देंगे। जी बिल्कुल। तो जल्दी से आप लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। जी आज का मोस्ट सवाल, यानी सभी मोस्ट सवाल मैं डेली देता हूँ 7 बजे सुबह में।
जब तक तोड़े नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं जी। इस वीडियो से जरूर आपको 5 क्वेश्चन टपकेगा, छपेगा आपको एनटीपीसी में बिल्कुल। और यानी करने का मतलब सभी एग्जाम में टपकेगा। मैं सेट क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन सेट जो तैयार करता हूँ, जो जरूर टपकेगा आपको एनटीपीसी में जी बिल्कुल। अभी तक टपका भी है और टपकेगा भी बिल्कुल। तो बता देंगे जल्दी से, संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था, ये आपका सवाल है। तो याद रखें आपका आंसर हुआ 26 नवंबर 1949 जी बिल्कुल याद है। 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था बिल्कुल। अगर आपसे पूछा है संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया, पारित किया गया, तो 26 नवंबर 1949। और संविधान सभा को कब लागू किया गया, अगर आपसे एग्जाम में लागू पूछ देगा तो 26 जनवरी 1950 मार देंगे बिल्कुल। 26 जनवरी 1950 लागू पूछे तो 26 जनवरी 1950। अंगीकृत किया गया, पारित किया गया संविधान सभा को तो 26 नवंबर 1949। अगर आपसे एग्जाम में पूछे 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत किया गया तो उस समय कौन सा अनुच्छेद को लागू किया गया था, ये सॉरी कौन सा भाग को, तो भाग 2 वर्णन किया गया 26 नवंबर 1949 के समय बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट 6ठे नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की स्थापना पूछे 9 दिसंबर 1946 को बिल्कुल याद है। संविधान सभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया था सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का प्रोटेम स्पीकर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। इस तरह याद रखें। संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्तुत कब किया गया था, उद्देश्य का यानी प्रस्तावना कब प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलते नेक्स्ट 6ठे नंबर सवाल पर। तो बने रहेंगे इसी तरह शुरू से अंत तक। 6ठा सवाल, साल्मोनेला टाइफी से रोग होता है, मतलब साल्मोनेला एक टाइफी है जो जीवाणु का नाम है। तो इस जीवाणु से कौन सा रोग होता है, ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। साल्मोनेला टाइफी से जो रोग होता है, यानी जीवाणु का नाम है आपका साल्मोनेला टाइफी, तो इससे कौन सा रोग होता है, तो टाइफाइड होता है बिल्कुल याद रखें। टाइफाइड, टाइफाइड याद रखें, टाइफाइड रोग होता है बिल्कुल याद रखें। जो आपका पूछेगा सवाल कि टाइफाइड रोग किससे होता है, तो जीवाणु से होता है। जीवाणु का नाम देगा आपका ऑप्शन में, तो याद रखें साल्मोनेला टाइफी। टाइफी से टाइफाइड पकड़ लेंगे, जो जीवाणु से होता है बिल्कुल। इंस्टाइन को प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है जो टाइफाइड बिल्कुल। तो चलते नेक्स्ट आपका 7वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह बिल्कुल। आपका एग्जाम में मिलेगा, टपकेगा, छपेगा, नोट करते जाएंगे कॉपी में बिल्कुल। कलम और कॉपी साथ में रखेंगे तब आपको मज़ा आएगा जी। जब तक आप लिख कर नहीं पढ़ेंगे तो कोई मज़ा नहीं है। लिखेंगे कॉपी में, जब भी घर पे बुक पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसको कॉपी पर लिख कर, तभी आपको मज़ा आए। ऐसे आपको कोई मज़ा नहीं है जब तक लिखेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। नेक्स्ट 7वें नंबर सवाल। भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता, जी बिल्कुल कब जीता, ये सवाल है आपका। सवाल है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता, कब जीता, जी बिल्कुल जल्दी से बता देंगे। तो आपका आंसर होगा 1928 जी बिल्कुल याद रखेंगे। 1928 में आपका पहला ओलंपिक खेल जीता स्वर्ण पदक बिल्कुल। एम्स्टर्डम जी, कौन सा ओलंपिक खेल में, तो एम्स्टर्डम में आपका जीता पहला ओलंपिक खेल स्वर्ण पदक हॉकी के क्षेत्र में पुरुष, जो 1928 में बिल्कुल याद रखें। और अभी तक कुल जो स्वर्ण पदक जीता 8 जीता अभी तक भारत ने ओलंपिक खेल में, और कुल पदक कितना 11 जी बिल्कुल याद रखें। कुल पदक अभी तक हॉकी में भारतीय पुरुष ने हॉकी में ओलंपिक खेल में आपका कुल 11 पदक जीते अभी तक बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछा कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना जो अंतिम स्वर्ण पदक जीता कौन सा ओलंपिक खेल में, तो मास्को 1980 में बिल्कुल। 1980 में अंतिम ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता हॉकी के क्षेत्र में पुरुष, जो 1980 मास्को में ओलंपिक खेल में बिल्कुल। इस तरह याद रखें। चलते नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। बने रहेंगे शुरू से अंत तक ओलंपिक खेल, जी बिल्कुल 1896 में शुरू हुआ था बिल्कुल याद रखें। और प्राचीन ओलंपिक खेल पूछे 776 ईसा पूर्व में, जी बिल्कुल याद रखें। पहला ओलंपिक खेल एथेंस में हुआ था, यूनान में हुआ था। ये भी सवाल आपका यहाँ में टपकता है, छपता है। प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल प्रथम, तो आपका याद रखें 1896 एथेंस में हुआ था, यूनान में हुआ था बिल्कुल। चलते नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल। राकेश शर्मा द्वारा अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्री के लिए किस अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल किया, जी ये सवाल है कि आपका राकेश शर्मा द्वारा अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के लिए किस अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल किया, तो सोयूज T11 जी बिल्कुल याद रखें। सोयूज
T11 आपका सोयूज T11 जो इस्तेमाल किया आपका राकेश शर्मा द्वारा अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के लिए किस अंतरिक्ष यान का, तो सोयूज T11 अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल किया था और अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय पुरुष राकेश शर्मा जो 1984 में गया था, बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 9 नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक और शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया अपने दोस्तों के बीच अपने ग्रुप में, और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर नए जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। 9 नंबर सवाल के कल्पना चावला के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? ये सवाल है, कल्पना चावला के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, ये आपका सवाल बोल रहा है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। जी सवाल क्या बोल रहा है कि कल्पना चावला के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो याद रखें जो शटल कोलंबिया यानी नाम है शटल कोलंबिया STS-87 नाम है आपका कल्पना चावला के अंतरिक्ष का नाम, शटल कोलंबिया STS-87, बिल्कुल याद रखें ये आपका नाम है। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय महिला पूछिए तो कल्पना चावला जो 19 नवंबर 1997 को गया था। जी बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट 10 नंबर सवाल पर। 10वां सवाल, क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार कौन किया? ये आपका सवाल है, क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार कौन किया, ये सवाल आपका बोल रहा है। तो जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। तो याद रखिए आंसर होगा थॉमस किलफर्ड अल्बर्ट। जी बिल्कुल याद रखें, थॉमस हो गया आपका किलफर्ड, थॉमस किलफर्ड अल्बर्ट ने आपका क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार किया था, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल क्या बोल रहा है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री के निवास को क्या कहा जाता है? ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी आपका सवाल बोल रहा है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री के निवास को क्या कहा जाता है, ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे और शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट हो गया। जी बढ़िया सवाल, मोस्ट सवाल है, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे, शुरू से अंत तक बने रहेंगे आप लोग, बिल्कुल। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, सभी को मिलकर बता देंगे। और यहाँ पे जो आपका ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट है, जो मिलेगा आपको 2 बजे बिहार पुलिस से 2 बजे ऑफलाइन क्लासेस जो गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस गो जो द्विवेदी पुस्तक के मकान में आपको जो चलाया जाता है क्लास, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं 2 बजे, बिल्कुल। तो जल्दी से आ जाएंगे आप लोग, क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं जो दरोगा बिहार पुलिस का स्पेशल तैयारी। जी बिल्कुल। तो इसका आंसर बता देंगे, श्रीलंका के प्रधानमंत्री के निवास को क्या कहा जाता है? तो आपको मालूम होगा यहाँ पे श्रीलंका, जी बिल्कुल याद रखें, श्रीलंका का पहले याद रखेंगे PM पूछिए श्रीलंका का प्रधानमंत्री कौन है, तो महिंद्रा राजपक्षे। जी बिल्कुल, श्रीलंका का आपका पूछिएगा प्रधानमंत्री कौन है, तो महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका का प्रधानमंत्री पूछिए तो महिंद्रा राजपक्षे, बिल्कुल याद रखें। और श्रीलंका का प्रधानमंत्री के निवास को क्या कहा जाता है, तो टेम्पल ट्रीज, बिल्कुल याद रखें। टेम्पल ट्रीज कहा जाता है ट्रीज कहा जाता है आपका श्रीलंका के प्रधानमंत्री के निवास को क्या बोलते हैं, टेम्पल ट्रीज, बिल्कुल याद रखें। और श्रीलंका की राजधानी जो बनाया गया आपको जवर्धनेपुरा कोटे, बिल्कुल याद रखें, जो श्रीलंका की राजधानी है। और श्रीलंका जो स्वतंत्र हुआ था आपका 1948, बिल्कुल याद रखें। और पाक जल डमरू मध्य पूछे भारत और श्रीलंका के मध्य, बिल्कुल पाक जल डमरू मध्य, तो श्रीलंका और भारत, बिल्कुल इस तरह याद रखें। श्रीलंका जो हिंद महासागर में स्थित है, बिल्कुल इस तरह याद रखें। और सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है, श्रीलंका। सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है, श्रीलंका। तो इस तरह आप याद रखेंगे। चलते नेक्स्ट आपका 12वें नंबर सवाल पर। 12वां सवाल क्या बोलता है कि प्रिंटर की स्पीड किस में मापा जाता है, ये आपका सवाल है। 12वां सवाल क्या बोलता है कि प्रिंटर की स्पीड किस में मापा जाता है, ये आपका सवाल है। तो याद रखें PPM, जी बिल्कुल याद रखें PPM पेज पर मिनट, जी बिल्कुल याद रखें पेज पर मिनट PPM
का पूर्ण रूप होता है। आपका एनटीपीसी में पूछ सकता भी है, बिल्कुल याद रखें। प्रिंटर की स्पीड किस में मापा जाता है, तो पीपीएम, पेज पर मिनट। जी बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 13वें नंबर सवाल पर। 13वां सवाल क्या बोलता है कि OMR का पूर्ण रूप क्या होता है। जी बिल्कुल याद रखें। तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। जी बिल्कुल याद रखें। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन याद रखें। OMR का पूर्ण रूप होता है, जिसको हम ऑप्टिकल मार्क रीडिंग भी बोलते हैं। जी बिल्कुल। OMR का पूर्ण रूप पूछेगा आपसे, तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जिसे ऑप्टिकल मार्क रीडिंग भी कहते हैं। तो इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 14वें नंबर सवाल पर। 14वां सवाल क्या बोलता है कि इज 14वां सवाल इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। जी बिल्कुल। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी करता है। ये सवाल आपका थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स हुआ है। आपका EASE पढ़ेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी करता है, कौन सी संस्था जारी करता है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी करता है कौन सा, तो आपका आंसर होगा विश्व बैंक। जी बिल्कुल याद रखें। विश्व बैंक ने आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी करता है। और 2020 का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जो रिपोर्ट जारी होता है, उस पर रोक लगा दिया विश्व बैंक ने। बिल्कुल याद रखें। विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जो रिपोर्ट जारी करता है, वो 2020 में जो जारी करता है, वो विश्व बैंक ने रोक लगा दी है। बिल्कुल याद रखें। और जो न्यूजीलैंड आपका अभी प्रथम स्थान है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, बिल्कुल याद रखें। और भारत का स्थान जो 63वां था, बिल्कुल इस तरह याद रखें। और आपको मालूम होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का कौन सा राज्य प्रथम, तो आंध्र प्रदेश, और दूसरा उत्तर प्रदेश। बिल्कुल याद रखें। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो आपका आंध्र प्रदेश। तो इस तरह आप याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट। अब विश्व बैंक जारी करता है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो आपका पूछा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ, वाशिंगटन DC। और विश्व बैंक की स्थापना 1944 जो ब्रेटन वुड सम्मेलन में किया गया था। ब्रेटन वुड सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। बिल्कुल याद रखें। और विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास। बिल्कुल याद रखें। वाशिंगटन DC जो मुख्यालय वाशिंगटन DC जो पोटोमैक नदी किनारे स्थित है। और DC डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया पूर्ण रूप होता है। वाशिंगटन DC का पूर्ण रूप पूछेगा, DC का, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया पूर्ण रूप होता है वाशिंगटन DC का पूर्ण रूप होता है आपका। चलते नेक्स्ट 15वें नंबर सवाल पर। बने रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह। फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्या 15वां सवाल कि आयुष्मान भारत के CEO कौन है, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे आयुष्मान भारत के CEO कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। आयुष्मान भारत के CEO कौन है, तो इंद्रभूषण। जी बिल्कुल याद रखें। इंद्रभूषण आपका आयुष्मान भारत के CEO हैं। जी बिल्कुल याद रखें। जो आपका चलाया गया था आयुष्मान भारत योजना, जो चलाया गया था आपको 23 सितंबर 2018 रांची से शुरू किया गया था। 23 सितंबर 2018 को रांची से शुभारंभ किया गया था आयुष्मान भारत का। और जो प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये मिलता है इलाज करने के लिए। बिल्कुल प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये जो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया आपका आयुष्मान भारत योजना। बिल्कुल 23 सितंबर 2018 को रांची से शुरू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट आपका 16वें नंबर सवाल पर। 16वां सवाल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जी ये कब शुरू किया गया था, ये सवाल आपका। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू किया गया, तो याद रखें आपका 25 दिसंबर 2000 को। जी बिल्कुल 25 दिसंबर आपका 2000 को आपका शुरू किया गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जो ग्रामीण इलाकों को 500 आबादी वाले जो शहरों को ग्रामीण इलाकों में जो 500 आबादी वालों को सड़क से जोड़ना था। जी बिल्कुल। और पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 आबादी वालों को जो सड़कों से जोड़ना था। बिल्कुल ये शुरू किया गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को। बिल्कुल याद रखें। एक स्वर्णम चतुर्भुज योजना पूछता है। स्वर्णम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है, तो आपको जो राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित है आपका स्वर्णम चतुर्भुज योजना। जी बिल्कुल 2001 में चलाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट 17वें नंबर सवाल पर।
जो 4 महानगरों को जोड़ता है। स्वर्णम चतुर्भुज योजना जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर सवाल पर। 17वां सवाल क्या बोलता है? 17वां सवाल, भारत के राज्यों में सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? ये आपका सवाल है। भारत के राज्य में सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? ये आपका सवाल है। जी करंट का सवाल है, जल्दी से बता दें सभी को मिलकर कि भारत के राज्यों में सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। जी बिल्कुल याद रखें, राजस्थान आपका भारत के राज्य में सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य तो राजस्थान। और आपसे पूछे कच्चे तेल का उत्पादन सर्वाधिक कौन से क्षेत्रों में होता है? तो अब तटीय क्षेत्रों में। कच्चे तेल का उत्पादन सर्वाधिक कौन से क्षेत्रों में होता है? तो अब तटीय क्षेत्रों में होता है। ये आपका सवाल, इसको याद रखेंगे क्योंकि पूछते रहता है आपका एग्जाम में। बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट 18 नंबर सवाल पर। 18वां सवाल क्या बोलता है कि नाथुला दर्रे किस राज्य से संबंधित है, मतलब किस राज्य में स्थित है? ये आपका सवाल बोल रहा है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, नाथुला दर्रे राज्य से संबंधित है किस राज्य से? तो आपका आंसर हुआ सिक्किम। जी बिल्कुल याद रखें, आपका नाथुला दर्रे किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। जी बिल्कुल याद रखें, जो आपका सवाल पूछता है कि नाथुला दर्रे जो था, जो नाथुला दर्रे से जो रास्ते को बंद कर दिया गया था पहली बार 1962 में, जो भारत और चीन के बीच पहला युद्ध जो हुआ था, वो 1962 में नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया था। लेकिन पुनः फिर 2006 में आपका नाथुला दर्रे को खोल दिया गया, जो भारत और चीन के बीच में व्यापार के विरोधी। जी सवाल पूछता है कि कौन सी दर्रे को खोले जाने से भारत और चीन के बीच में व्यापार में वृद्धि हुई थी? तो नाथुला दर्रे 2006 में खोल दिया गया था पुनः, और पहली बार 1962 में बंद कर दिया था भारत और चीन युद्ध के समय। तो इस तरह याद रखेंगे। और सिक्किम, नाथुला दर्रे किस राज्य में? सिक्किम में। जी, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। बिल्कुल, 36वें संविधान संशोधन 1975। जी बिल्कुल याद रखें, 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम भारत का जो राज्य बना। ये मोस्ट सवाल है, याद रखेंगे, जो भारत का 22वां राज्य था। चलते हैं नेक्स्ट आपका 19वें नंबर सवाल पर। 19वां सवाल, ढोला डांस किस राज्य का है? ये आपका सवाल है। ढोला डांस किस राज्य का सवाल है? ये जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी, तो ढोला डांस याद रखें राजस्थान। जी बिल्कुल, कहाँ का आपको? तो राजस्थान। ढोला डांस किस राज्य का? तो राजस्थान। और ढालो डांस पूछिएगा तो गोवा। जी, ढालो पूछिए आपसे, ढालो डांस किस राज्य का? तो गोवा। और ढोला डांस किस राज्य का है? तो राजस्थान। जी बिल्कुल याद रखें, ढालो पूछिएगा सवाल आपका राजस्थान। जी बिल्कुल, ढालो पूछिएगा किस राज्य का लोक डांस है आपका, किस राज्य का? तो गोवा। और ढोला किस राज्य का? तो राजस्थान। तो आपसे क्या पूछेगा सवाल? राजस्थान। जो झूमर, घूमर, पनिहारी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान। चलते नेक्स्ट आपका 20वें नंबर सवाल पर। 20वां सवाल क्या बोलता है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ये आपका सवाल है। तो याद रखें 22 दिसंबर 1939 को आपका मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। जी बिल्कुल याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 20वें नंबर सवाल पर। 21वें नंबर सवाल पर, 21वां सवाल क्या बोलता है कि स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया? ये आपका सवाल है। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया? ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। और अभी तक लाइक नहीं की, लाइक कर देंगे, शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच। क्लास से स्टार्ट है जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको सुबह 7 बजे दिया जाता है। और सभी सवाल जो बनाया जाता है, जो नेक्स्ट एनटीपीसी में टपकेगा, छपेगा, जब तक तोड़ेंगे, जब तक ऑनलाइन क्लासेस को छोड़ेंगे नहीं, तो कलम और कॉपी साथ में रखेंगे, नोट करते जाएंगे। सभी मस्ट सवाल बनाया जाता है। तो आपका आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। बिल्कुल याद रखें, मोहम्मद अली जिन्ना याद रखेंगे। आपका आंसर होगा जो मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किया था। और पूछे सवाल कि मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वप्रथम कौन सी आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन में। जी बिल्कुल, पूछिए सवाल कि मोहम्मद अली जिन्ना को कौन से आंदोलन के समय गिरफ्तार कर लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन के समय 1920। बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका
22वें नंबर सवाल पर अब पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना था, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल। चलते हैं नेक्स्ट आपका 22वें नंबर सवाल पर चंद्रशेखर आज़ाद के माता का नाम क्या था? ये आपका सवाल है। चंद्रशेखर आज़ाद के माता का नाम क्या है? ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर जी, सभी को मिलकर बता देंगे फटाफट। मोस्ट सवाल है, बढ़िया सवाल है, तो आंसर दे देंगे जल्दी से। तो याद रखिए जगरानी देवी, बिल्कुल याद रखें, जगरानी देवी आपका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद के माता का नाम, बिल्कुल। और पिता का नाम पूछे पंडित सीताराम तिवारी, और जन्म हुआ था 23 जनवरी 1906 को जन्म हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद को, बिल्कुल। और अब क्या पूछे सवाल कि चंद्रशेखर आज़ाद, जी बिल्कुल याद रखें, जो आपका चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा नाम क्या है? तो चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, जो आपका मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला में हुआ था, यानी भावरा झाबुआ जिला में जो हुआ आपका जन्म मध्य प्रदेश में, बिल्कुल। तो चलते नेक्स्ट आपका अभी पूछिए तो झाबुआ जिला, लेकिन वर्तमान में हो गया अलीराजपुर, वर्तमान में अलीराजपुर जिला का नाम हो है जो मध्य प्रदेश में है। तो चलते नेक्स्ट 23वें नंबर सवाल पर। और आपको मालूम होगा जो चंद्रशेखर आज़ाद, बिल्कुल चंद्रशेखर आज़ाद ने जो आपका शहीद हुआ था जो अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में, बिल्कुल याद रखें, जो 27 फरवरी 1931 को शहीद हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद। और इनका जो संगठन है नौजवान सभा, जी बिल्कुल चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। और जो कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो संगठन इनका था चंद्रशेखर आज़ाद का। तो आपका नेक्स्ट 23वें नंबर सवाल क्या बोलता है? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये आपका सवाल है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला सर्वप्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? ये आपका सवाल है। जल्दी से बता दें सभी को मिलकर। तो आंसर दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल याद रखें, दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल याद रखें, जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय व्यक्ति थे आपका दादा भाई नौरोजी, जो 1892 में चुनाव जीता, जो लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े थे। जी बिल्कुल याद रखें, इस तरह आपसे एग्जाम में पूछते रहता है। और आपसे क्या पूछेगा सवाल? जी बिल्कुल याद रखें, लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सवरी से 1892 में चुनाव जीता था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल कोलकाता अधिवेशन याद रखेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बनाए गए दादा भाई नौरोजी को। जो पूछेगा सवाल आपसे कि पहली बार 1886, दूसरा 1896 और तीसरा 1906, जी बिल्कुल याद रखें, 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया था आपका दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ, कब का बना फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। जी सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना कौन किया? दादा भाई नौरोजी, जो 1866 में, बिल्कुल याद रखें इस तरह। और 1886 में कोलकाता अधिवेशन बनाया गया दादा भाई नौरोजी। और उसके बाद बनाया गया आपका 1800, जी बिल्कुल याद रखेंगे, 1893 में, जी बिल्कुल 1893 याद रखें, 96 नहीं, सॉरी, 1893 में दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे लाहौर अधिवेशन में। जी बिल्कुल 1893 में लाहौर अधिवेशन में बनाए गए थे दादा भाई नौरोजी। और उसके बाद बनाए गए आपका 1906 में दादा भाई नौरोजी कोलकाता अधिवेशन। तो 3 बार बनाए गए आपका। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया कोलकाता अधिवेशन में 1906 में आपका दादा भाई नौरोजी ने। और 1893 में दादा भाई नौरोजी लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। तो 3 बार बनाए गए। चलते नेक्स्ट आपका 24वें नंबर सवाल पर। 24वां सवाल क्या बोलता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? ये आपका सवाल है। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखें लॉर्ड कैनिंग, जी बिल्कुल याद रखें, लॉर्ड कैनिंग याद रखें। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड परमास्टन, जी बिल्कुल परमास्टन, जो आपका था 1857 क्रांति के समय, बिल्कुल याद रखें। जो पूछेगा सवाल आपका कि 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो परमास्टन, जो लिबरल पार्टी से संबंधित है। जी बिल्कुल याद रखें, 1857 क्रांति जो 10 मई 1857 को घटी मेरठ से, बिल्कुल याद रखें।
और 1857 क्रांति दिवस पूछा 10 मई को मनाया जाता है। और इसमें पूछा 1857 का क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी प्रतीक चिन्ह था 1857 क्रांति, जो सिपाही विद्रोह बोलते हैं। और इसमें सवाल पूछे आपको कि 1857 क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। जी बिल्कुल याद रखें, जो दिल्ली से उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था 1857 क्रांति। जी एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, आपको सुनेंगे ध्यान से, नोट कर लेंगे। पूछे 1857 क्रांति के समय, जी बिल्कुल बिल्कुल 1857 क्रांति जो हुई थी वो दिल्ली से कौन लड़े? बहादुर शाह जफर। उसका सेनापति कौन था? बख्त खां। बिल्कुल। कानपुर से कौन लड़े? नाना साहब, जो धुंधु पंथ के नाम से बोलते हैं। जी नाना साहब का सेनापति कौन था? तात्या टोपे। और पूछे लखनऊ से कौन लड़े? बेगम हजरत महल। झांसी से कौन लड़े? तो रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से कौन लड़े? लियाकत अली। जगदीशपुर से कौन लड़े? कुंवर सिंह। और बरेली से कौन लड़े? खान बहादुर खां। फैजाबाद से कौन लड़े? मौलवी अहमद उल्ला। और फतेहपुर से कौन लड़े? अजीमुल्ला। तो इस तरह आप याद रखें, जो मोस्ट सवाल है आपका पूछता रहता है एग्जाम में 1857 क्रांति से संबंधित सवाल, ये पूछते रहता है, टपकता है, छपता है बिल्कुल। और आपका क्या पूछा है सवाल? 1857 क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन था, कौन कहा था? वी.डी. सावरकर। और 1857 क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो डिजरायली। इस तरह आप एग्जाम में टपकता है, छपता है, बिल्कुल याद रखें। जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट VVI सवाल जो मैंने बताया अभी, चलते हैं नेक्स्ट 25वें नंबर सवाल पर। और 1857 की क्रांति के लिए एक जांच की गई थी, कमीशन जो गठित की गई थी, वो पील कमीशन। बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 25वां सवाल क्या बोलता है? द्वितीय ताजमहल किसको बोलते हैं? जी ये सवाल है, द्वितीय ताजमहल किन्हें कहा जाता है? तो बीबी के मकबरा को। बिल्कुल याद रखें, बीबी के मकबरा, बीबी के मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। और आपको याद होगा ताजमहल जो आगरा में स्थित है, और द्वितीय ताजमहल जो औरंगाबाद में, जो महाराष्ट्र में स्थित है, जो बीबी के मकबरा को बोलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 26वें नंबर सवाल पर। 26वें सवाल की शाह बुलंद इकबाल के रूप में किन्हें जाना जाता है? ये सवाल है, शाह बुलंद इकबाल के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो याद रखें दारा शिकोह को। जी बिल्कुल याद रखें, दारा शिकोह को आपका शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है, दारा शिकोह को। चलते हैं नेक्स्ट आपका 27वें नंबर सवाल पर। 27वां सवाल क्या बोल रहा है? बाबरनामा की रचना को फारसी में अनुवाद किसने किया? ये आपका सवाल है, बाबरनामा की रचना को फारसी में अनुवाद किसने किया? तो आपका आंसर होगा अब्दुल रहीम खान खाना। जी बिल्कुल याद रखें, अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ने आपका बाबरनामा की रचना की थी फारसी में। बाबरनामा की रचना को फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना। और जो बाबर की आत्मकथा बाबरनामा, जी बिल्कुल, जो बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह। और पूछिए सवाल, जी बाबरनामा कौन लिखा? तुर्की भाषा में, तो बाबर ने। और उसको बाबरनामा की रचना फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना। चलते हैं नेक्स्ट 28वें नंबर सवाल पर। 28वां सवाल क्या बोलते हैं? पारसियों का धार्मिक स्थान। ये सवाल है, पारसियों का धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? ये आपका सवाल है। थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स हुआ, ग्रंथ पढ़ेंगे। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। बढ़िया सवाल, मोस्ट सवाल है। और अभी तक जो लाइक नहीं किए, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ का नाम है क्या है? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे आंसर। ये आंसर होगा आपका जिंदा अवेस्ता। जी बिल्कुल याद रखें, जिंदा अवेस्ता। जिंदा अवेस्ता जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है, बिल्कुल याद रखें। जो शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ है। जो आपका पारसी धर्म का जो शिक्षाओं का संकलन किसमें सम्मिलित है? तो जिंदा अवस्था में। जी बिल्कुल याद रखें। और पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट जो ईरानी थे, पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट जो ईरानी थे, बिल्कुल याद रखें। और इसमें पूछा सवाल की जो जिंदा अवस्था नामक जो ग्रंथ है, उसमें जो मूल शिक्षा का सूत्र है वो सदा विचार, सदा वचन और सदा कार्य। जी बिल्कुल, सदा विचार, सदा वचन और सदा कार्य
जो मूल शिक्षा का सूत्र है आपका जिंदावस्था का। जी बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट 29वें नंबर सवाल पर। 29वां सवाल क्या बोलता है, जेच दोआब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी जल्दी से बता देंगे, जेच दोआब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। तो प्रश्न में आंसर आपका है बिल्कुल इसी में पकड़ लेंगे आपका झेलम, झेलम प्लस यानी और चिनाब। जी बिल्कुल याद रखें, चिनाब यानी झेलम और चिनाब दो नदियों के बीच का क्षेत्र है जेच दोआब। तो पूछा सवाल आपका एनटीपीसी में कि बारी दोआब किन दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है आपका, तो ब्यास और रावी। बारी पूछिए, प्रश्न में आंसर आपका है बारी, तो ब्यास और रावी जो आपका दोआब का क्षेत्र है, बिल्कुल याद रखें। यानी दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, इस तरह याद रखें, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। तो मैंने पूछा सवाल जेच दोआब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो जे से झेलम और च से चिनाब। तो प्रश्न में आंसर आपका छुपा हुआ है, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। जो आपका एनटीपीसी में टपका एक सवाल, बारी दोआब तो ब्यास और रावी नदियों के बीच का क्षेत्र है। चलते हैं नेक्स्ट आपका 30वें नंबर सवाल और लास्ट सवाल। जी बने लास्ट सवाल है आज का। तो 30वें सवाल क्या बोलता है, कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार किस देश के पास है। जी ये सवाल है, कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार किस देश के पास है, ये आपका सवाल है। तो याद रखें वेनेजुएला। जी बिल्कुल, वेनेजुएला वेनेजुएला के पास आपका याद रखिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार किस देश के पास है, तो वेनेजुएला और दूसरा देश सऊदी अरब। बिल्कुल याद रखें, ये सवाल आपका एग्जाम में पूछेगा, टपकेगा, छपेगा। तो याद रखें कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार किस देश के पास है, तो वेनेजुएला, बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे, और दूसरा देश सऊदी अरब। तो आज का मस्ट सवाल 30 मिला, बिल्कुल कैसा लगा जरूर बता देंगे आप लोग फटाफट सभी को मिलकर, और लाइक कर देंगे फटाफट जाते जाते, और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच इस लिंक को। और हमारे यूट्यूब चैनल गड्ढा कॉम्पिटिटिव क्लास पर जो नए जुड़े वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आपका आज का मस्ट सवाल मिल गया, 30 मस्ट मिला, ज़रूर अच्छा लगा होगा, हमको विश्वास है आपको। और कल फिर मिलेंगे, नेक्स्ट डे मिलूँगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। आज का दिन आप लोगों के लिए मंगल में हो, हंसते रहिए, फूल जैसा खिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गड्ढा कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।